नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध देश संस्कार चैनल में मैं अरविंद सर आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसके प्रमुख स्थलों की बात की थी। आज हम फिर से आगे चर्चा करते हैं। कल लास्ट हमने चर्चा की थी आपका जो चन्हुदड़ो जो है उसकी कि चन्हुदड़ो की खोज करने वाले मेके और एनजी मजूमदार थे। एनजी मजूमदार की जो हत्या है वो डाकुओं द्वारा कर दी गई थी। झुकर जाकर संस्कृति के अवशेष वहाँ से मिलते हैं। बिल्ली के पीछे कुत्ता भागते हुए के पदचिन्ह हमें वहाँ से मिलते हैं। आज हम बात करते हैं एक अन्य प्रमुख जो स्थल है उसकी, जो अपने राजस्थान में है, कालीबंगा। कालीबंगा साथियों, काली का अर्थ होता है काला और बंगा का अर्थ होता है पंजाबी भाषा में चूड़ियाँ। तो इसका अर्थ हो गया काली चूड़ियाँ या काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ। इसके बाद में इसकी खोज जो है 1953 में, ये डेट पूछते हैं भाई, अमलानंद घोष, या कई किताबों में आपको इनका नाम मिलेगा अमलेंदु घोष। ये जो कालीबंगा है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है और घग्गर नदी के किनारे हैं। यहाँ से हमें कई स्थल मिले हैं। प्रमुख रूप से इस स्थलों में यज्ञ वेदी है, हाथी की जो हड्डियाँ हैं वो हमें मिली है। 2 व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो अभी हाल ही में जो लेटेस्ट में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कौन से जो प्रमुख है, एक तो आपके दशरथ शर्मा और एक है HD सांकलिया। ये दोनों इस सभ्यता को सैंधव सभ्यता की HD सांकलिया और दशरथ शर्मा जो है, इन्होंने क्या कहा है इसके बारे में कि ये सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी है। किसी एग्जाम में पूछा गया था कि कहने वाले कौन थे, ये दशरथ शर्मा का आया था। फिर मैंने बुक उठाई तो बुक में देखा तो HD सांकलिया जो महोदय हैं वो भी ये कहते हैं कि ये सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी है। यहाँ से हमें प्रमुख जो, एक सेकंड भाई, ये थोड़ा सा प्रमुख चीज़ें जो है, प्रमुख स्थल जो है, इन स्थलों में हमें जो जो चीज़ें यहाँ मिली है उनकी हम एक बार थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कालीबंगा से हमें क्या क्या मिला है। कालीबंगा से हमें यज्ञ वेदी मिली है, ऊंट के अवशेष मिले हैं, इसके अलावा एक साथ 2 फसल, हल्की हराइयाँ, एक साथ 2 फसल साहब, ये तरीका था। ये मान लीजिएगा आपका खेत है, इस खेत में एक तरफ सरसों जो है वो उगा दी गई थी, एक में आपकी चना जो है वो उगा दिया गया था। इस प्रकार जो हल थे वो इस प्रकार थे, इसमें सरसों उगा दी और इसमें चना, फिर आगे वाले में सरसों और आगे वाले में चना। तो इस प्रकार जो है एक साथ 2 फसली के साथ से प्रश्न पूछा गया है। जूते हुए खेत या हल्की हराइयाँ, दोनों में से ये पूछते हैं। ये काफ़ी बार पूछा गया है कि जूते हुए खेत जो है वो हमें कहाँ से मिले हैं या कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो आपका कालीबंगा जो है
यज्ञवेदी। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण यहाँ से एक चीज़ मिली है जिससे ये पता चलता है कि ये जो लोग हैं ये शल्य क्रिया चिकित्सा से के बारे में भी जानते थे। एक खोपड़ी मिली है, मानव खोपड़ी मिली है, जिसमें 6 छेद मिले हैं, जिससे इससे ये पता चलता है कि साहब ये है ना शल्य क्रिया जो है, चीर फाड़ जो है ना, ऑपरेशन करने में बड़े एक्सपर्ट थे, ऑपरेशन कर देते थे। कई बार जैसे छोटे बच्चे होते हैं और घर पे कोई सामान लाते हैं और लाते ही उसको तोड़ मरोड़ देते हैं, है ना, तो वो उसका ऑपरेशन कर देते हैं। तो इस प्रकार ये जो है शल्य क्रिया जो है इसके बारे में जानते थे। अब इसके अगले स्थल की बात करते हैं। देखो अब जो स्थल है वो इतने बड़े नहीं है। जैसे एक स्थल मिला है हमें सूरकोटड़ा। सूरकोटड़ा में हमें भेड़ और घोड़े की अस्थियां मिली हैं। ये अपना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है ये कि घोड़े की हड्डियां हमें किस स्थल से प्राप्त होती है, किस सिंधु सभ्यता के किस स्थल से हमें प्राप्त होती है। तो घोड़े की जो हड्डियां हैं वो हमें सूरकोटड़ा से प्राप्त होती है। जबकि मैं जानकारी के लिए आपको मैं पहले बता देता हूँ कि घोड़े से ये लोग अपरिचित थे। घोड़ा और धातु की बात करते हैं तो आपका लोहा, इन दो चीज़ों से ये लोग जो थे वो अपरिचित थे। अब बात करते हैं हम राखी गड्डी। ये सीटेट का क्वेश्चन था कि भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है और कहाँ है। एक बार ये पूछा गया है कि भी कहाँ है, तो ये आपके भारत के हरियाणा में है और सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल है सूरकोटड़ा हो गया। ये हो गया। एक सेट 2012 का क्वेश्चन था जुन्नी कुरान, गुजरात में है भाई। जुन्नी कुरान से हमें स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। एक आप लिखिएगा अली मुराद। अली मुराद, अली मुराद जो था वो सिंध का एक प्रदेश था, सिंध में स्थित एक ग्रामीण स्थल था। ये पूछ लेते हैं, एक तो अली मुराद का पूछते हैं, एक दद्देरी का पूछते हैं। दद्देरी ये पीबी पंजाब का है भाई, पंजाब का स्थल है। ये सिंध का ग्रामीण स्थल है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अली मुराद है, अली मुराद सिंध का ग्रामीण स्थल है। और रंगपुर और प्रभास पतन जो थे उनको सिंधु सभ्यता का विधिवत या औरस पुत्र कहा गया है। रंगपुर और प्रभास पतन, ये सिंधु सभ्यता के औरस पुत्र, औरस पुत्र का अर्थ होता है जो विधिवत, है ना, वो पुत्र माने जाते थे। ये उत्तर हड़प्पा का स्थल था। इसके बाद में एक अन्य एक छोटा छोटे जो है स्थल है, अब अपने उसमें कोई विशेष बातें नहीं है, एक दो बातें। कुनाल, ये भी साहब है आपका हरियाणा में, ये गुजरात के हैं भाई, ये दोनों जो है ना ये गुजरात के हैं। यहाँ से हमें चांदी के मुकुट मिले हैं, चांदी के मुकुट मिले हैं। कुनाल से हमें क्या मिले हैं? चांदी के मुकुट मिले हैं। अब देमावाद, देमावाद के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि देमावाद कहाँ है। परवरा नदी, गोदावरी की जो सहायक नदी जो थी परवरा, उस नदी के किनारे था। और कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। यहाँ से हमें एक धातु का रथ
मिला है, धातु का रत्न हमें मिला है। अब हम एक दो स्थल और हैं छोटे छोटे, उनकी बात कर लेते हैं। रोजदी, हालांकि हाथी के बारे में जानते नहीं थे, लेकिन ये कहते हैं कि यहाँ के जो निवासी है वो हाथी पालते थे। कहाँ पर? रोजदी। अब एक अंतिम अपना स्थल है रोपड़। दो स्थल है वैसे जो हाल ही सुर्खियों में है। रोपड़, आधुनिक इसका नाम है रूपनगर। सतलज नदी के किनारे हैं। खोज करने वाले महोदय थे, कौन थे भी? यज्ञ दत्त शर्मा जी थे, है ना। रोपड़ इसका अन्य नाम मिलता है रूपनगर, सतलज नदी, और खोजकर्ता जो थे वो थे यज्ञदत्त शर्मा। ये ऐसा स्थल है जिसकी खुदाई आज़ादी के बाद हुई थी। तो अपना देश आज़ाद कब हुआ था? 1947 में। 1947 के बाद में सामने आने वाला एकमात्र स्थल है आपका रोपड़ या रूपनगर। कहाँ पर है ये? पंजाब में। कहाँ पर है? भारत के पंजाब में। इसके अलावा मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं। भाई व्यक्ति को ये लगता था, ये सभ्यता जो थे अंधविश्वासी थे, तो अंधविश्वासी होने के कारण इन्होंने सोचा कि भी मनुष्य मर जाता है, भूख भी लगती है, बेचारे को प्यास भी लगती है, तो एक जानवर को दफना दें। तो मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य हमें मिलते हैं। कब हुई थी इसकी खोज? 1947 के बाद, देश आज़ाद होने के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्खनित, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सुर्खियों में या खोज वाला पहला स्थल है भाई ये इस प्रकार से इंपॉर्टेंट हो गया। अगर प्रश्न इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि स्वतंत्रता के बाद जो स्थल है वो हमें कौन सा स्थल जो है वो हमें प्राप्त हुआ है, तो आपका रोपड़। और रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में। वर्तमान इसका नाम हो गया अपना रूपनगर। नदी की बात करते हैं तो ये है सतलज नदी के किनारे, और खोजकर्ता जो है वो है यज्ञदत्त शर्मा, और मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य हमें यहाँ से मिला है। अपना देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो इसके बाद इसको ये सुर्खियों में आया था। एक हाल ही में हमने अभी एक जो व्याख्याता भर्ती जो परीक्षा थी, व्याख्याता भर्ती परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया था, सीधा का सीधा प्रश्न आया था। देखो प्रश्न जो है वो इजी गोइंग में आते हैं, इजी वे में ही आते हैं, तो आप थोड़ा सा ये ध्यान में रखें कि गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। आप बेसिक जो है ना अपना NCERT वाला, इसको आप फॉलो करते रहिएगा। आप लगभग क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर पाओगे, अपना स्कोर अच्छा कर पाओगे। आप गहराई के चक्कर में पढ़ोगे तो जो आपके राइट है वो भी आपके गलत हो जाएंगे। तो आप गहराई में नहीं जाइए, NCERT को अपना आधार बेस मानते हुए आप अपनी तैयारी रेगुलर रहें और घर पर सुरक्षित रहिए। एक अभी व्याख्याता भर्ती परीक्षा का सीधा प्रश्न आया गया था, जो हिंदी जो फर्स्ट जो लेवल है A है, उसमें जीके के पेपर में आया था ये कि सनौली जो है वो कहाँ है। देखो सनौली जो है वो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में है। यहाँ से हमें एक कब्रगाह मिली है। इसके अलावा एक कब्रगाह के पास एक कंकाल तंत्र मिला है, और कंकाल तंत्र के हाथों में तांबे के कंगन उसके हाथ में है। मशरूम जो होती है, मशरूम जानते हो क्या? खेतों में होती है, बारिश होने के बाद में होती है ना। तो मशरूम के आकार की पाईदार जो तरस्त्री है
मशरूम पायदार तस्त्री जो है श्रेणी के पत्र हमें यहाँ से मिले हैं, पत्र हमें मिले हैं। ये साहब ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, ये उत्तर हड़प्पा काल का स्थल है, उत्तर हड़प्पन स्थल कह सकते हैं। अब की बार ये क्वेश्चन अपना आ सकता है कि सनौली ऑप्शन में हो और ये पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर हड़प्पन का जो स्थल है इनमें से कौन सा है। और खोज करने वाले थे इसकी डीवी शर्मा जी, इन्होंने खोज की थी। इसके अलावा आपको मैं बता देता हूं कि यहाँ एक चीज और मिली है, वायलिन आकार के, वायलिन जो होती है ना, के आकार के पत्र जो है वो भी हमें कहाँ से मिले हैं, सनौली। क्योंकि अगर फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है तो सीधी सी बात है क्वेश्चन अब की बार यहाँ से ही सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि सनौली जो है वो कहाँ है, ये आया था तो अब की बार पूछ सकते हैं यहाँ से हमें स्थल में क्या मिला है, उत्तर हड़प्पन काल है। खोज किसने की थी, डीवी शर्मा ने। एक बार आप और देख लीजिएगा, तांबे के कंगन मिले हैं, कब्रगाह के पास एक जो आपका अस्थि कंकाल मिला है और कंकाल के दोनों हाथों में हमें तांबे के कंगन मिले हैं। मशरूम आकार के पायेदार जो पत्र हैं वो हमें मिले हैं, उत्तर हड़प्पन स्थल है। और वायलिन के आकार के पत्र भी हमें यहाँ से मिले हैं। ये हो गई साहब आपके स्थल। अब हमने नॉर्मली जो कुछ टॉपिक थे जैसे इसकी विशेषताएं जो थी, तो विशेषताओं पे हमने चर्चा वैसे कर ली थी डायग्राम के माध्यम से जब मैं डायग्राम आपको बता रहा था, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट ने कहा कि नहीं सर आप थोड़ा सा डिटेल से बताइएगा। तो इसकी मैं कुछ चीज़ें जो है वो मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ कि इसकी सबसे खास जो विशेषता जो थी वो थी नगर नियोजन, प्रमुख विशेषताओं में थी। हालांकि जो आरएस वगैरह की, मेंस वगैरह की तैयारी करते हैं उसके लिए जो कला संस्कृति वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आते हैं और अपने जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ हमें लिखना भी पड़ता है, तो वहाँ थोड़ा सा आप ध्यान में रख लीजिएगा। सबसे प्रमुख जो विशेषता थी वो इसकी थी नगर नियोजन। देखो नगर नियोजन जो थी ये विश्व की सबसे प्रथम नगरीय व्यवस्था थी। ये इम्पोर्टेंट बात है कि ये विश्व की सबसे बड़ी जो नगरीय सभ्यता थी। इसके अलावा नगर जो थे वो दो भागों में, एक सेकंड ये लिख देता हूँ, नगरीय सभ्यता थी। नगर जो थे वो दो भागों में विभाजित थे। कौन कौन से थे बताइए? एक तो था आपका पूर्वी और एक आपका था पश्चिमी, पूर्व पश्चिम, है ना, पूर्वी और एक था आपका पश्चिमी भाग। ये माना जाता है कि एक भाग पर धनी मानी जो लोग रहते थे, एक पर जो जन सामान्य थे वो रहते थे। पश्चिमी भाग जो था वो दुर्गीकृत था और ऊंची टीले पर स्थित होता था, यानी ये जो वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये ऊंचा था और इस पर गणमान्य जो लोग है, पुरोहित है, राजा है, वो रहते थे। इस भाग में जो है वो आपके जन सामान्य, हमारे जैसे आम जन जो थे वो रहा करते थे। इसके अलावा सड़कें जो थी भाई, सड़क जो है वो इस प्रकार थी, ये एक सड़क है, एक सड़क ये है, यानी 90 डिग्री का जो कोण होता है ना, ऐसे ये 180 डिग्री का सीधा। तो आप सड़कें जो है एक दूसरे को काटती थी, इसे ग्रिड पैटर्न कहते हैं, ग्रिड पैटर्न थी। इसके अलावा इसकी कुछ खास बात और थी कि घरों के जो दरवाजे हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया था, मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे। और अपवाद छोड़ दीजिएगा, आप लोथल को आप छोड़ दो, और इसके अलावा जितने भी घर जो थे वो इसके जो घर के जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क पर खुलते थे, जबकि अन्य जितने भी हमें स्थल मिले हैं वो मुख्य सड़क पर नहीं खुलकर गली में खुलते थे। ठीक है, अब एक दो फैंसी बात और कर लेते हैं इसकी, है ना, जिसको आपको एक घर में सामान्यतः
जो फैमिली जो थी वो जॉइंट थी, संयुक्त परिवार थे, मात्र सतात्मक थे। और मात्र सतात्मक के साथ में इसमें एक खास बात और थी, हर घर में हमें 4 से 5 जो कमरे हैं वो हमें मिलते हैं। कालीबंगा में जो ईंटों का प्रयोग किया जाता था वो कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, जबकि अन्य स्थलों पर जो है वो पक्की ईंटें थी। अब अन्य जगह जब पक्की थी तो इसे जो कालीबंगा वाला जो है इसे दीन, यानी एक तो होता है दिन, हिंदी अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ी हो तो, एक होता है दीन, ये तो अपना जो डे है जो अभी चल रहा है, इसका अर्थ होता है गरीब। तो ये दीनहीन सिंध जो कालीबंगा जो है इसको दीनहीन बस्ती भी कहते थे। इसके अलावा कुछ घरों में कुएं मिले हैं, लगभग जितने भी घर थे उनमें ये मानते हैं कि कुएं तो सभी घरों में हमें प्राप्त होते हैं, कुओं के साक्ष्य में मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से हमें जो ईंट जो है, ईंट का जो आकार था वो था 4x2x1, 4 के अनुपात में। देखो 4 के आधे 2, 2 का आधा 1, जो 4 के अनुपात में हमें ईंटें जो है वो प्राप्त हुई है। और जल निकासी की जो सुविधा थी, यानी वर्तमान समय में अगर हम बात करते हैं किसी भी शहर की, तो इतनी अच्छी सुविधा नहीं थी जो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में थी। ये नगरीय सभ्यता थी, शहर की थी, और शहर जो होते हैं वो गाँव से काफ़ी आगे भी होते हैं। जो नालियाँ थी वो ऊपर से ढकी हुई थी, और जो घर का पूरा पानी जो होता था, गंदा पानी होता था, उसका निकासी का बहुत अच्छी जो सुविधा थी वो यहाँ से हमें मिलती है। तो ये सब आपकी पहली जो विशेषता है नगर नियोजन, ये आपकी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद में हम बात करते हैं प्रमुख रूप से राजनीतिक। देखो राजनीतिक की स्थिति की अगर बात करें तो मैं आपको पहले ही ये बता देता हूँ कि ये जो लोग थे वो शांति प्रिय थे, हथियार नहीं मिले हैं, लड़ाई नहीं करते थे। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जितनी भी सभ्यताएं हुई है उसमें सामाजिक रूप से देख लो या धार्मिक रूप से देख लो, किसी न किसी कारण से उनमें युद्ध प्राय होते थे, और इसमें ये लोग जो है युद्ध नहीं थे। राजनीति का पूर्णतया जो था वो अभाव था। एक व्यक्ति यानी शासन जो प्रणाली थी वो गणतंत्रात्मक मानते हैं, या एक व्यक्ति जो है पुरोहित जो वर्ग है उसके हाथ में थी। संभवतः ये माना जाता है कि प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी, भाई पुरोहित वर्ग के हाथ में थी, और प्रशासनिक व्यवस्था जो थी वो अच्छी थी। और जॉन मार्शल ये कहते हैं कि प्रशासनिक स्थिरता के कारण इस सभ्यता का जो है वो पतन भी हो गया था। तो ये प्रमुख रूप से दूसरी विशेषता अपनी हो गई थी। तीसरी विशेषता की हम बात करते हैं, वो है आपकी धार्मिक व्यवस्था। धार्मिक यानी धर्म। वर्तमान समय में भी हम देवताओं को पूजते हैं, है ना। ऋग्वेद काल में हम 33 जो देवता थे उनको मुख्य रूप से पूजते हैं। वर्तमान समय में भी हम भगवान को, ईश्वर में विश्वास करते हैं, अल्लाह में विश्वास करते हैं, ईसा मसीह में करते हैं, है ना। तो ये जो लोग थे वो प्राकृतिक बहुदेववाद थे। प्राकृतिक बहुदेववाद वर्तमान में जो हिंदू धर्म है अपना, वैसे ही प्राकृतिक जैसे पेड़ वगैरह है। देखो पेड़ की हम बात करते हैं तो पेड़ में आज भी वर्तमान समय में भी पीपल की पूजा करते हैं, खेजड़ी की करते हैं, नीम की करते हैं, तुलसी जो है उसकी करते हैं। और जितनी भी सभ्यताएं हैं ये आप देखो अपना जो धर्म है वो कितना आगे है, विज्ञान से कितना आगे है। पीपल की हम पूजा करते हैं, इसका कारण ये माना जाता है कि पीपल में भगवान श्री कृष्ण का निवास होता है। और वैज्ञानिक कारण इसका मानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो हमें ये 24 घंटे देने वाला पेड़ है। ये एक आयुर्वेदिक पौधा है। बहुत सारे जो वर्तमान में रोग है, शुगर वगैरह है ना, उनमें खाज खुजली वगैरह है, इसमें ये जो है घर की एक तुलसी की तरह ही है जिसको हम हर त्योहार पर भी पूजते हैं, है ना। फिर चौथा जो है, हमने मुख्य बात की है, पूरी की बात नहीं की है, बस आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, एग्जाम में कहीं नहीं पूछेगा। तुलसी जो है वो एकमात्र पौधा है जो रात और दिन
दोनों में ऑक्सीजन देता है। इसके अलावा इसके पत्तों में पारा होता है। पारा हड्डियों के लिए नुकसानदायक होता है, लेकिन एंटीबायोटिक रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो इसमें अत्यधिक होती है। तो ये प्राकृतिक ईश्वर को भी पूजते थे, अनेक देवों को ये पूजते थे। पीपल, खेजड़ी, नीम जैसे पौधे जो है इनको जल पूजा भी ये करते थे, है ना, इनका विश्वास था। एक श्रृंगी यहाँ से हमें पशु मिला है, मातृ देवी की पूजा ये करते थे। समाज जो था वो मातृ सत्तात्मक था और पूजा भी ये मातृ देवियों की ये पूजा करते थे। लिंग और योनि जो है वो बहुतायत में हमें यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा मातृ देवी की पूजा के साथ पृथ्वी की पूजा के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। इसके अलावा एक पशु पतिनाथ या वर्तमान की बात करें तो अपने लॉर्ड शिवा जो है इनकी ये पूजा करते थे। मार्शल महोदय जो थे ये इनको आद्य शिवा या प्रोटो शिवा भी कहते हैं। ये जो शिव जी है मान लीजिएगा आपके, इसके दाईं और बाईं और सामने दो जानवर थे, एक जानवर था। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि वो गाय के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन दाईं ओर और बाईं ओर देखो इसको याद। अभी हाल ही में जो फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती जो परीक्षा है हिस्ट्री वाली, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इस ओर कौन सा पशु है। देखो इसको याद करने का सबसे उचित मैं तरीका आपको बता देता हूँ। अपना जो पॉकेट है, शर्ट है, शर्ट में जिस साइड अपना पॉकेट है ना, ये हो गया अपना बायां और ये हो गया अपना दायां। जिस तरफ बाईं ओर है यानी अपने शर्ट में कॉमन है और इस साइड में जो पॉकेट है, इधर एक चीज एक्स्ट्रा है ना अपना पॉकेट, तो इस तरफ जो है वो सींग वाले पशु है। ये ध्यान में रखना, इधर क्या है, सींग वाले पशु है। तो सींग वाले कौन से थे? हाथी के तो होता नहीं है, शेर के भी होता नहीं है, गेंडा और भैंसा। जो बाईं और दाईं ओर है, जिधर पॉकेट नहीं है उधर हमें हाथी और बाघ या व्याघ्र है। फिर एक सामने हमेशा अच्छे लोग ही होते हैं, बड़े सीधे और इनोसेंट लोग होते हैं। तो इनके सामने जो है वो क्या है? हिरण है। क्या है? हिरण है। ये देखो थोड़ा सा आप ध्यान में रख लीजिएगा कि भाई एक सेकंड, सामने क्या है। देखो मार्शल ने इन्हें क्या कहा है? पशुपतिनाथ कहा है और आद्य शिव कहा है, सॉरी। और पशुपतिनाथ के एक तरफ तो क्या है? दो जानवर है, एक तरफ दो जानवर है। जिधर अपनी पॉकेट है उस साइड क्या है? सींग वाले पशु है। तो सींग वाले में गेंडा हो गया और भैंसा हो गया, इन दोनों के सींग है। जिधर पॉकेट नहीं है उस साइड जो है हाथी और व्याघ्र है। सामने बड़े अच्छे लोग मिलते हैं हमें, जब सुबह सुबह घर से निकलते हैं तो अच्छे लोग मिलते हैं। तो हिरण बड़ा ही इनोसेंट और भोला पक्षी है, जानवर है, वो हमें इनके सामने हमें मिला है। ये भी हाल ही में जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा जो थी उसका ये क्वेश्चन था। हालांकि काफ़ी बार ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान में रखें, इनको समझने का एक बार बेहतर प्रयास करें, हो सके रीट में आपका ये प्रश्न आ जाए। अब बात करते हैं इसकी सामाजिक स्थिति। वर्तमान समय में बात करते हैं समाज की, तो समाज में वर्तमान में क्या क्या होता है? वर्तमान में क्या क्या होता है? समाज जो था मैंने आपको बताया था मातृसत्तात्मक था। समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था। यानी मम्मी की ज़्यादा चलती थी, अपनी जो मदर होती है उसकी ज़्यादा चलती थी। वर्तमान जो अपना समाज है वो क्या है?
पितृ सतात्मक है। ये तो कहने की बात है, घर पे जब काम होता है तो मम्मी को ही पूछते हैं ना, अपनी माँ जो होती है उनको ही पूछते हैं, बस नाम ही क्या है, पितृ सतात्मक। वर्तमान समय की बात करें तो आपका कौन सा हो गया, पितृ सतात्मक, और बाद में वैसे बात करें तो आपका कौन सा हो गया, मातृ सतात्मक। अब बच्चों बाकी का जो टॉपिक है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।